नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पटना में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि वोट चोरी पर अब तक जो खुलासा हुआ वह एटम बम था, लेकिन जल्द ही उससे भी बड़ा हाइड्रोजन बम फटेगा, जिससे प्रधानमंत्री मोदी देश को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी मतदाता सूचियों में धांधली कर चुनाव जीत रही है और कांग्रेस के पास इसके पक्के सबूत हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को चोरी करने की आदत है। कभी वो आपका पैसा चोरी करते हैं तो कभी वोट चोरी करते हैं। नरेंद्र मोदी बिहार में वोट चोरी करके चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन हम सभी को सतर्क रहना होगा। बता दें कि इस रैली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने ऐलान किया कि यह मुद्दा बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा बनेगा, जबकि बीजेपी ने आरोपों को नकारते हुए कांग्रेस पर हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों और हाइड्रोजन बम वाले बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद बेल पर हैं और दूसरों को चोर कहते हैं। यह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि राहुल के एटम बम और हाइड्रोजन बम वाले बयान मजाक बनकर रह गए हैं। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि राहुल जी की यात्रा का कोई असर नहीं होगा। प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्ष एसआईआर हटाकर बूथ कैप्चर और घुसपैठियों को वोट देने की साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी न सेना, न चुनाव आयोग और न ही मीडिया पर भरोसा करते हैं और मोदी जी को कई बार अपमानित कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर काम किया और इसके लिए 44 करोड़ रुपए नकद चंदे के रूप में लिए। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जहां आम आदमी पार्टी को नकद चंदे में सिर्फ 2000 रुपए मिले, वहीं कांग्रेस ने 44 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और चुनाव आयोग व भाजपा सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। भारद्वाज ने सवाल उठाया कि जब आम आदमी पार्टी को 2 चेक में 1 करोड़ मिला था, तब पीएम मोदी ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन कांग्रेस के 44 करोड़ पर सब चुप क्यों हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि यह रकम केजरीवाल को हराने और कांग्रेस भाजपा दोनों के फायदे के लिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हजारों वोट काटे और फर्जी वोट जोड़े गए, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने चेतावनी दी है कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठों की आरक्षण की मांग नहीं मानी तो 5 करोड़ से अधिक लोग मुंबई की ओर कूच करेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहे और आम जनता को असुविधा न हो। 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे जरांगे ने चौथे दिन से पानी पीना भी बंद कर दिया है और कहा है कि वह गोलियां खाने को भी तैयार हैं। उनकी मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी श्रेणी में 10% आरक्षण दिया जाए और इसके लिए सरकार उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर तत्काल आदेश जारी करे। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों को मंगलवार 2 सितंबर तक सड़कों को खाली करने का निर्देश दिया है और कहा है कि प्रदर्शन ने शर्तों का उल्लंघन किया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कुनबी दर्जा देने के लिए कानूनी राय लेने की बात कही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण आंदोलनकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि आजाद मैदान को छोड़कर सभी जगहें 2 सितंबर दोपहर तक खाली कर दी जाएं। कोर्ट ने कहा कि शहर की जिंदगी रोकना उचित नहीं है, खासकर गणेश उत्सव के दौरान। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि नए आंदोलनकारियों को मुंबई में प्रवेश करने से रोका जाए और सीएसटी, मरीन ड्राइव, फ्लोरा फाउंटेन समेत दक्षिण मुंबई के इलाकों से भीड़ हटाई जाए। सुनवाई में सरकार ने कहा कि सिर्फ 1 दिन के लिए अनुमति दी गई थी, जबकि मनोज जरांगे के वकील ने आंदोलनकारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जैसे वानखेड़े या ब्रेबोर्न स्टेडियम खोलने की मांग की। कोर्ट ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलनकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे और सड़कों पर कबड्डी खेल रहे हैं। अब राज्य सरकार 2 सितंबर को बताएगी कि उसने क्या कदम उठाए। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के चलते प्रशासन ने केदारनाथ यात्रा को 3 दिनों के लिए रोक दिया है। रुद्रप्रयाग जिले में हो रही तेज बारिश और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। जिला अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए यात्रा 1 से 3 सितंबर तक स्थगित रहेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को सतर्क रहने और आवश्यक तैयारी रखने के निर्देश दिए।
प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा स्थगित करें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। इस बीच राज्य मौसम विभाग ने सोमवार को कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई और उत्तरकाशी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। सुरक्षा के मद्देनजर उत्तरकाशी में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में जारी तियानजिन घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की गई है। 22 अप्रैल 2025 को हुए इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन टीआरएफ ने ली थी। घोषणा पत्र में कहा गया कि ऐसे आतंकी हमलों के अपराधियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराते हुए कहा कि कुछ देश खुले तौर पर आतंकवाद का समर्थन करते हैं और यह मानवता के लिए चुनौती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सम्मेलन में मौजूद थे, जिससे इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। एससीओ ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमलों की भी निंदा की और दोहरे मापदंड न अपनाने पर जोर दिया। चीन के तियानजिन में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया है। मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है और इस पर दोहरा रवैया स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने एससीओ देशों से आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि कुछ देशों को आतंकवाद को समर्थन देना अस्वीकार्य है। उन्होंने बताया कि भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पीओके में आतंकी ठिकाने नष्ट किए। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक जवाबी ड्रोन और मिसाइल हमले भी हुए। सम्मेलन में मोदी और शरीफ ने बातचीत से परहेज किया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव साफ दिखा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि काफी समय से भारत चीन पर आतंकवाद को लेकर दोहरी नीति और दोहरी भाषा अपनाने का आरोप लगाता रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि भारत और चीन दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। अगर यह हाथी का ड्रैगन के सामने झुकना नहीं है तो और क्या है। इससे भी बड़ी राष्ट्र विरोधी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातचीत में चीन की पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिलीभगत पर एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि इसकी जानकारी खुद भारतीय सेना के बड़े अधिकारियों ने दी थी। खुद को 56 इंच का सीना बताने वाले नेता अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने 19 जून 2020 को चीन को क्लीन चिट देकर राष्ट्रीय हित के साथ विश्वासघात किया था और अब 31 अगस्त 2025 भी उनके तियानजिन में कायराना आत्मसमर्पण के तौर पर याद किया जाएगा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। भारत के चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि मसौदा सूची पर दावे और आपत्तियां 1 सितंबर की समय सीमा के बाद भी दाखिल की जा सकती हैं और नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दिए गए सभी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने का आदेश नहीं दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि दावे और आपत्तियां अंतिम सूची पन्ने तक दर्ज की जा सकती हैं और उन पर विचार किया जाएगा। अदालत ने साथ ही जिला विविध सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल स्वयं सेवकों को मतदाताओं और राजनीतिक दलों की ऑनलाइन दावे आपत्तियां दाखिल करने में मदद करने का निर्देश दिया। वहीं सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक दल मतदाताओं को जोड़ने की बजाय हटाने की मांग कर रहे हैं, जिसे अजीब बताया गया। इसके अलावा अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आयोग पर पारदर्शिता के नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.